बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। ये तीन चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में कम अज़ कम मुझे तो बहुत ड्राइव करती हैं। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ आपको मिले, अगर आपको उसमें मज़ा आ रहा है, अगर आपको उसमें सुकून है और फिर उसके साथ साथ खैरियत के साथ हैं आप, आपकी सेहत कायम है, आपकी तमाम मामला जो हैं बखैर आफियत गुजर रहे हैं, तो और ज़िंदगी में क्या चाहिए। यही तो ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। होता यह है कि हम इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात पाल लेते हैं कि उन ख्वाहिशात के अंबार तले ये भूल जाते हैं कि असल चीज़ चाहिए क्या थी हमें। अब जितना मर्जी पैसा हो, उस पैसे से हमने बिलाखिर क्या खरीदनी होती है, कोई ना कोई आसाइश, कोई ना कोई सहूलत, कोई ना कोई चीज़, और इससे बिलाखिर हमें क्या मिलता है, एक खुशी, सुकून, इत्मीनान। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई और ताकत हो, इक़्तिदार हो, हम उससे क्या खरीदते हैं इवेंचुअली, आखिर में जाकर हम देखें तो यही दो चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें हैं जो कि हमें हर चीज़ का हासिल होता है। हर चीज़ के बेहतरीन नताइज जो हैं वो इन्हीं दो तीन चीज़ों के सूरत में हमें मिलते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं और हम उन चीज़ों की तगोदौ में और उनके पीछे भागने में इतना महव हो जाते हैं कि हमें भूल जाते हैं कि जो चीज़ हमने हासिल करनी थी उसके नज़दीक जाने के बजाय हम उससे दूर चले जा रहे हैं। टॉलस्टॉय की एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी है जिसमें उसने लिखा है कि आखिर इंसान को कितनी ज़मीन चाहिए होती है। वो एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसकी थोड़ी सी ज़मीन होती है, फिर उसको ये हवस होती है कि मैं इसको बड़ा कर लूँ, किसी तरह से और ज़्यादा हो जाए, और फिर वो बहुत कोशिशें करता है और उसके लिए एक बादशाह से उसकी मुलाकात होती है जो उसे कहता है कि अच्छा, तुम सुबह से लेकर शाम तक जितनी ज़मीन को कवर करके यहाँ तक वापस आ जाओगे ना, उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। अब वो अपनी ज़हनी जिस्मानी ताकत का ख्याल किए बगैर भागना शुरू करता है। हाँपता कांपता वो पहुँच तो जाता है, ज़मीन तो बहुत सारी को वो अहाता कर लेता है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, वो उसको इंजॉय ही नहीं कर सकता। तो उस कहानी का मतलब ये था कि आखिर में तो इंसान को 2 गज ज़मीन ही चाहिए होती है ना। तो इतनी ज़्यादा जो हम कोशिशें करते हैं, इतनी ज़्यादा जो हम तरद्दुद करते हैं, उन सब का अगर मकसद हमारे सामने नहीं है, वाज़े नहीं है, तो बाज़ औक़ात वो तगो-दो रायगा जाती है। ये नहीं है कि ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिशात होनी नहीं चाहिए या आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र में होनी नहीं चाहिए, लेकिन रास्ता जो है वो मंजिल से ज़्यादा वाज़े और अहम होता है। अगर हमारे नज़र में जितनी मंजिल वाज़े है उतना ही रास्ते वाज़े हो तो क्या बात है फिर ऐसी ज़िंदगी की। सो आज का जो प्रोग्राम है उसमें उसकी तरफ चलते हैं और उसमें मैं आपकी मुलाकात अपनी जिस मेहमान से कराऊंगी, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त, आपकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की एंकर, एक ऐसी एंकर जिन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। रिसेंटली उन्हें एक बहुत ही प्रेस्टिजियस किस्म का अवार्ड जो है मिला। वो अवार्ड इससे पहले किसी सहाफ़ी के, किसी खातून सहाफ़ी के हिस्से में नहीं आया हुआ, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कमाल किस्म के इंटरव्यूज़ किए हैं जो कि बहुत कम सहाफ़ियों को नसीब हुए। वॉर जर्नलिज्म उन्होंने किया है, वॉर कवरेज की है, करस्पॉन्डेंस की है, जो कि अगेन पाकिस्तान में खातून जर्नलिस्ट के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात है। जब उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया तब इतनी ज़्यादा ख़वातीन इस फील्ड में थी ही भी नहीं। सो आपकी मुलाकात जो है वो आसमा शिराजी से होगी और उनसे गपशप और मुलाकात जो है वो आज आप लाइव देख सकेंगे, शो का हिस्सा है। आपकी मुलाकात होगी हमारे आज के ज़बरदस्त सिंगर से जो कि आपके साथ अपना टैलेंट शेयर करेंगे, और मेरी ज़बरदस्त सी ऑडियंस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अरे आप, कोई हैरत होती है कुछ चीज़ों को देख के। किस चीज़ पे आजकल सबसे ज़्यादा ऐसी फीलिंग होती है? पाकिस्तान जीत जाए तब या पाकिस्तान हार जाए तब? हाँ, दोनों पे। अच्छा, पेपर सामने आती किस चीज़ पे हैरत होती है? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स का। ये बहुत ज्यादती है जी। इतना मशहूर सहाफी आपके शो में आके बैठा, आपने मेरा तारुफ नहीं कराया, बाकी सबका कराई जा रही हैं आप कौन है? अशरफ सहाफी नहीं जानती? नहीं, मैं नहीं जानती। मेरे नारे मशहूर है, ना मरूंडा ना टाफी, अशरफ सहाफी, अशरफ सहाफी। अच्छा, तो आज ये सहाफी भी हमारे साथ हैं। चले हम ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। मैं एक बात करना चाहता हूँ, आप मुझे पहचाने? मैं नहीं पहचाना आपने? नहीं, मैं वो बंदा हूँ जो रोज सुबह सुबह टीवी के आगे बैठ के आपका शो देखता है। अच्छा, फिर भी नहीं पहचाना? नहीं, आप तो पहचान गए, आप मेरे बड़े अच्छे से व्यूअर हैं। हाँ, देख आप मेरी तरफ ही रही होती है, मुस्कुरा भी रही होती है। ये बहुत सारे लोगों को यही गलत फहमी है। चलें हम यहाँ पे ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। आज की मेरी मेहमान एक कमाल किस्म की जर्नलिस्ट और एंकर, जिनको आपने मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे प्रोग्राम करते हुए देखा होगा। आजकल कुछ अरसे के लिए हमें नजर नहीं आ रही हैं, क्या वजह रही उनसे जानेंगे। पहली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट खातून है जिनको कि पीटर मैकलर अवार्ड मिला, जो कि एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है। लेबनीज प्रेसिडेंट से लेकर हिजबुल्लाह कमांडर तक और बहुत सारी और इंडिया की मशहूर शख्सियात से लेकर बहुत सारे अहम लीडरों तक के इंटरव्यू इन्होंने किए हुए हैं और कमाल किस्म के प्रोग्राम जो कि आप हमेशा पसंद करते हैं। प्लीज वेलकम आसमा शिराजी।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आसमा? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हैव सीट प्लीज। आसमा जो है वो हमसे कुछ गायब हो गई हैं, कुछ नाराज है क्या? नहीं, नाराज तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा आराम कर रही हूँ। अच्छा, वाकई? जिंदगी के 15 साल हो गए इस प्रोफेशन के अंदर अब तो। प्लीज मेरी उम्र का तकाजा उससे मत लगाया जाए, लेकिन अंदाजा बल्कि। लेकिन ये है कि अब थोड़ी सी जरूरत थी कि ऐसा टाइम भी आया, थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। तो एक ब्रेक में, एक नेचुरल ब्रेक थी जो कि डिमांडेड थी, तो अब वो मैंने और नीडेड थी, तो उसको फिर अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो फिर मैंने थोड़ा अर्ली जो है वो ब्रेक लेने की कोशिश की है। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है, अपने मुश्किल करियर के काम है पीक बहुत, पे हाँ। ब्रेक लेना या टाइम ऑफ लेना। लेकिन ये अच्छा भी लगता है, कभी कभी इंसान गुमनाम भी रहे तो बहुत अच्छा लगता अरे है। नहीं, आप गुमनाम और ये हो रहना सकती भी है, गुमनाम नहीं ना? आपसे तो मैं अभी भी जी इधर ब्रेक की वजह से ही आया हूँ। आपने एक शो में कहा था हमारे साथ रहिएगा, मैंने अटैची ला के बाहर रखा है। अच्छा, अब पता नहीं जाना किधर, इधर ही बैठा रहता हूँ जी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि हमारे साथ साथ रहिएगा, उसका मतलब ये था कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहिएगा। और मैं इधर ही हूँ, बाहर ही अटैची पड़ा हुआ है। अच्छा आसमा, तो ये अब ब्रेक कितना अरसा चलेगा और कब तक हम आपको वापस देखेंगे टेलीविजन? बस इंशाल्लाह बोल को मैंने ज्वाइन किया हुआ है, और बोल जल्दी आएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम तैयारी में हैं उसकी, और बहुत शद्दोमत के साथ जिसे कहते हैं वो तैयारी हो रही है। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी प्रोडक्ट आ जाए जो कि बहुत जल्दी जल्दी में आ रही हो और लगे कि इतना, चूंकि हाइप बहुत है बोल की, और इतनी हाइप क्रिएट हो गई है मीडिया इंडस्ट्री में भी और अब तो बाहर भी। मतलब अब बगैर ऑन एयर गए किसी चैनल का इतना बोलबाला पहले नहीं हुआ। सही। तो इसलिए अब हम ज्यादा कॉन्शियस हैं कि ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए, और हमारा इदारा भी कि जो आए और छा जाए। बिल्कुल सही, तो आप छा जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इंशाल्लाह। इसमें क्या करिए, जो ब्रेक का टाइम है इसमें कितने आप दूसरों के प्रोग्राम देखती हैं, आराम करती हैं, गाने सुनती हैं, फिल्म देखती हैं, कुकिंग करती हैं, क्या चल रहा है? फरा बहुत कम मैंने टॉक शोज देखे हैं, एक दो प्रोग्राम्स मैं देखती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मसलन नजम सेठी साहब का प्रोग्राम देखती हूँ, या इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं। लेकिन मैं पढ़ती हूँ। जो मैंने ब्रेक दिया हुआ था बहुत अरसे से, जो किताबें नहीं पढ़ी हुई थी वो मैं किताबें पढ़ रही हूँ, और बच्चों को टाइम दे रही हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी 7 महीने का है, तो उसको वक्त देना बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए ही मैंने ब्रेक भी ली थी, तो उसको काफ़ी वक्त मिल रहा है माशाल्लाह। और बड़े बेटे को भी अब चूँकि वो 5 साल का हो चुका है, तो उसको भी कुछ वक्त देना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने एज अ मदर नहीं दिया हुआ था इतना। तो मेरा ख्याल है कि उसकी भी बड़ी ज़रूरत थी, वो मैं वक्त दे रही हूँ। मैं बहुत, फिर मैं अपने घर को सेट कर रही हूँ दोबारा से। अरे वाह, मुझे मुकम्मल खातून खाना। बिल्कुल कंप्लीटली, बल्कि मैं सच्ची बात है, आपने इतनी मोहब्बत दी, और मेरा तो ताल्लुक आपसे बहुत पुराना, बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो मैं कहीं भी नहीं जा रही थी, तो मैंने मैंने कहा नहीं, जाना चाहिए दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच। नहीं, आई एम ऑनर्ड ऑन बीइंग ऑन योर शो, बिकॉज माशाल्लाह मेरा ख्याल है वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल शो है, मॉर्निंग शो है। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच आसमा। लेकिन बीइंग ये मेरे से कहते हैं हाउस होल्ड लेडी, ये मेरा ख्याल है जिंदगी का में पहली दफा ये तजर्बा हुआ कि घर में रहकर कुछ उस तरह का अभी करियर नहीं चल रहा है, बहुत उसकी गहमा गहमी नहीं है, और घर में काम हो रहे हैं। शादी के बाद से पहली बार, मतलब 7 साल शादी को हो गए हैं, तो उस पे पहली बार। तो मियाँ कहते होंगे वो अब उसका दिल चाहता है मैं घर पर ही रहूं। तो ये तो फिर इनकी ब्रेक नहीं, भाईजान की ब्रेक हुई है ना, वो जो घर के काम करते रहते थे। और आसमा जी, आजकल आप घर पे ही होती हैं, तो आप मेरी खबरें जरूर पढ़ती होंगी। रोजनामा इधर उधर का मुदीर हूँ जी मैं। अच्छा। जी, इस तरह मैं बहुत पढ़ती हूँ ऐसी खबर। हाँ जी, वो बीमार भेड़ों वाली खबर मैंने ब्रेक की थी जी। अच्छा, वाकई सारी वैसे वो बहुत बड़ी खबर थी। हाँ जी, वो भेड़ें भी बहुत कहाँ से बड़ी मिली आपको भेड़ें इतनी? जी, कोई सहाफत में भेड़ें नहीं मिली आपको? काली, पीली, नीली? और जी मुझे खुद लोग काली भेड़ कहते हैं जी। अच्छा, वाकई ये पहली भेड़ है जो अपने मुंह से मैं कर रही है। नहीं जी, एक दफा किसी से लिफाफा लिया, मेरे अपने फोटोग्राफर का बेड़ा गर्क, उसने फोटो खींच के फेसबुक पे डाल दी। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आपने लिफाफा लिया है? अच्छा, आपको सर्दी लगती है, रजाई लेती हैं? हाँ। मैंने कभी आके कहा अच्छा आपने वो तो रजाई बड़ा ली है? नेचुरल फिनोमेनन रजाई लेने में और लिफाफा लेने में बड़ा फर्क है, वो नेचुरल फिनोमेनन है। खत का लिफाफा था, आपका ज़हन क्यों उधर जाता है कैश की तरफ? किसका खत का लिफाफा था, मेरी बीवी ने मुझे तलाक भेजी थी, वो लिफाफा था वो। अच्छा, फिर आप यानी हाँ, वो मशहूर दूसरा लिफाफा हो गया। वैसे भी हमारा जो प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट है ना, गुजारा नहीं होता तनख्वाह में। 7,000 तनख्वाह होती है, वो भी नहीं मिलती। अच्छा, और तो बाकी लिफाफे लिफूफे लेके गुजारा करते हैं, और खर्चा 2.5-3 लाख होता है जी। खर्चा कितना होता है? 2.5-3 लाख। तो कितने के लिफाफे लेते हैं फिर आप?
लिफाफे आप नहीं समझी, हम इधर उधर से गुजारा कर लेते हैं, उसको लिफाफा नहीं कहते, उसे कहते हैं गिफ्ट, तोहफे, तोहफे। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा आसमा, ये जो एक लगाते हैं जर्नलिस्ट के ऊपर, ये बहुत इनकी तो बहुत ही आसान है ये लगाना इल्जाम, बहुत ज्यादा। लिफाफा तो हम मतलब हमने अगर एक पार्टी पे तनकीद की है तो दूसरी पार्टी हमें लिफाफा जर्नलिस्ट कहती है, और अगर दूसरी पे की है तो पहली वाली लिफाफा जर्नलिस्ट कहती है। सही। जर्नलिस्ट तो लिफाफा लेने से इतना डरते हैं, पकोड़े हाथ पे रखवाते हैं, लिफाफे में नहीं डलवाते। सही बात है। सही। तो आप इसको कैसे मैनेज करती हैं, जबकि आपको गैर जानिबदार सहाफत पे इतना बड़ा एक अवार्ड भी मिला है, तो हाउ यू मैनेज कि आपको ना इस तरह से लेबल किया जाए और एक्यूज किया जा सके? बस देखिए, वो तो पाकिस्तान क्या, किसी भी मुआशरे के अंदर आप इस बात को रोक ही नहीं सकते हैं। ये तो मतलब जरूरी है कि इल्जाम लगाना, क्योंकि इल्जाम लगाना सबसे ही आसान काम है, और खास करके खवातीन के ऊपर तो बस अगर फरा ये कह दिया जाए ना कि बस जी ना ही पूछो ओदे बारे, मतलब यू नो दिस इज ओनली वन सेंटेंस जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं करवाएगा, और इतना आसान है उसके बाद करना कि कोई भी फिर इज्यूम कर ले। अरे जैसा भी है भाई, आप किसी खातून का नाम लेके हंस दें, एक हंसी जुबानी सी, बस इतना काफी है, काम हो गया। हाँ। तो फिर इसका मेरा ख्याल है इसका रिस्पॉन्ड इसको नहीं करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। लोगों को पता होता है, हमारे जो व्यूअर्स होते हैं, जो हमारे रीडर्स होते हैं, वो बिल्कुल वो जाहिल नहीं है, उनको मालूम है कौन किस डाकखाने से बोल रहा है, सही, किसको कितना लिफाफा मिलता है और कौन कैसे बोलता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इसको बॉदर नहीं करना चाहिए, अब नाक की सीध में अपना काम करना चाहिए। यहाँ वहाँ की बातें सुनी तो फिर फारेगा। अच्छा, कहते हैं खातून जो है वो अंडर प्रेशर क्रैक कर जाती हैं, उनकी इतनी कोई आसाब नहीं होते, नफ्स नहीं होते। वक्त ने प्रूव किया, प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं खवातीन, और दे डिड वेल, उन्होंने मर्दों के बराबर, अगर उनसे बेहतर नहीं तो बराबर का काम जरूर किया हुआ है। आपको लगा कभी कि बीइंग वुमन आप जो काम कर रही हैं उसके लिए आपकी पोटेंशियल या आपकी एबिलिटी कुछ कम है आपके और कोलीग से जो कि मेल हैं शायद? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ अपने बारे में बात करना, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, यू नो बहुत सबके लिए मुश्किल होता होगा, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी एबिलिटीज़ किसी से कम है, या मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल शायद बहुत ज़्यादा है। अच्छा। मुझे एक बात पे बड़ा भरोसा है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर काबिलियत है और अपने ऊपर एतमाद है और आपकी नीयत अच्छी है, तो फिर कोई चीज आपके रास्ते में नहीं आ सकती। गुड, ये जबरदस्त। तो बड़े सहाफियों में यही होता है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है, मेरा शुगर लेवल ज्यादा है। नहीं, कुछ ना कुछ ज्यादा होना चाहिए। हाँ, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ये बड़े सहाफियों की निशानियां होती हैं। ये बड़े सहाफी हैं, वजीर आजम के साथ बैरून मुल्क दौरे पे जाते हैं, मुझे घर दौरे पड़े रहते हैं। नहीं, अच्छा जी, मैंने अपने करियर में कभी कोई सरकारी दौरा नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर कवर भी करती थी तो तब भी हमारे जो एडिटर, जो अब दोबारा हमारे एडिटर हैं, एमडी हैं, उन्होंने मुझे एक दफ़ा समझाया था कि देखो, ये ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अवॉइड करना चाहिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को। और मेरा ख्याल है कि वो मैंने पल्ले से बात मांग ली थी उसके बाद से कि जब मेरा काम नहीं है कोई भी, यानी अगर जाके मैंने वहाँ से रिपोर्टिंग करनी है तो वेल एंड गुड, ठीक, लेकिन अगर मैंने वहां जाके सिर्फ बैठना है और सिर्फ चेहरा दिखाना है तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। सही। तो मैं कहता हूं मुझे ले जाएं, पाए उधर से रिपोर्टिंग ना कराएं, मेरे से कतलम्मे तलवाएं उधर, लेकिन ले जाएं एक दफा मुझे। अच्छा, तो वे कैसे रिक्वेस्ट करते हैं आप ये? मैं तो बड़ी एक दो दफा जी, ये जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी होते हैं उनके मैंने पांव तक दबाए हैं, लेकिन नहीं, मुंह ही नहीं लगाते। वो मैंने कहा उधर नहीं लेके जाते, कम से कम कोई मरी का चक्कर ही लगवा दो। कहते जी नहीं, थे मैं मरी जाने के लिए मरा जा रहा हूँ, मुझे उधर ही ले चलो साथ। अच्छा आसमा जी, ये भी बताइएगा, मतलब मैं तो जानती हूँ और हमारा बड़ा पुराना साथ है, यू वर एक्सीलेंट डिबेटर, आप एक बड़ी कमाल किस्म की डिबेटर, और आप भी। मैं जरा दरमियाने दर्जे की डिबेट्स में आती थी, लेकिन आप तो हमेशा से बहुत उसमें फ्रंट फुट पे रही हो, तो कितना फायदा उसका हुआ और कितना का एडवांटेज उन डिग्रीज का है जो कि आपने ली है? इट्स अ स्किल बेसिकली ना, बहुत ज्यादा। यानी अगर मैं डिबेटिंग नहीं करती तो शायद मेरा वो कॉन्फिडेंस लेवल और अपनी बात का इजहार करना मेरे लिए नामुमकिन होता। और जाहिर है कि डिबेटिंग, और फिर जिस तरह से हमने एक्सटेम्पोर डिबेटिंग की है, उसके अंदर आपको लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलता, तो इसीलिए मैं अब प्रॉम्प्टर से देख के नहीं पढ़ सकती बिल्कुल भी। अच्छा। बल्कि मैं लिखी हुई तकरीर भी जो लेके जाती थी तो वो आपको याद होगा अक्सर वो वहीं की वहीं रह जाती थी और एक्सटेम्पोर बोलती थी।
तो उससे मेरी बहुत रिहर्सल हुई है और बहुत ज़्यादा मैंने यानी अल्फाज का सही जगह पे चुनाव और उसका सही जगह पे उसको इस्तेमाल, सही। ये एक बहुत ही अहम वो होता है जो कि हमें डिबेटिंग में फन है ना, ये एक फन है जिसकी जो कि आपको आप Practice से ग्रूमिंग आता करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद होता है। फिर लिखने का ज़ाहिर है, जब हम तकरीर करते थे तो लिखते भी खुद थे, सोचते भी खुद थे। तो सोचने लिखने मतलब मैं ये ओन कर सकती हूँ कि मैं लिखती, सोचती, बोलती खुद हूँ। आप ये कैसे मेरे कान में कोई नहीं बोलता। अच्छा, बिल्कुल, ये बड़ी जबरदस्त बात। इसका मतलब है कि यू आर अ सेल्फ मेड वुमन एक तरह से। ये आपने घर में से तो किसी ने नहीं कहा होगा, वो तो पढ़ने के लिए भेजते होंगे कि बेटे तकरीरें करो या आप बढ़ चढ़ के मुकाबलों में हिस्सा लो। ये कहाँ से शौक और ज़ौक आपके अंदर आया और क्यों आपने इस तरफ कदम रखा? ये बड़ा एक्सीडेंटल था एंड वो यूं हुआ कि हमारी जो स्कूल की डिबेटर थी वो उसको छुट्टी पे चली गई। सही। तो बड़ा एक बहुत बड़ा कंपटीशन था उस वक्त डिवीजन लेवल का। तो टीचर ने कहा कि वो करे थे, तो मैंने उसकी जगह अपनी जो मेरी फ्रेंड जो थी वो अपोजिशन में थी और मैं फॉर में जो थी वो चली गई छुट्टी पे। तो मैंने उसका साथ देने के लिए मैं उसके साथ चली गई और मैं डाइस पे खड़े होके फॉर में स्पीच करना शुरू कर दी। तो मेरी टीचर जो थी वो देख रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पढ़ के सुनाओ जरा शेर। तो मैं तहतुल लफ्ज़ पढ़ती थी। अच्छा। और ये क्लास 6 की बात है। तो फिर क्लास 7th में डिबेटिंग था, 6 पे मैंने फिर कंपटीशन विन किया था तातुल लफ्ज़ का। तो मैंने जब पढ़ा तो वो कहने लगी भाई तुम तो बड़ी अच्छी डिबेटर हो, तो अब तो ये तुम ही करोगी। तो मैंने कहा वो जो लड़की छुट्टी पे गई है वो तो मुझे मार देगी। हाँ। लेकिन वो जब आई तो उसने कहा वो शी वॉज लीस्ट बॉदर्ड, उसने कहा नहीं नहीं मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, बट तुम ही करो बस। तो वो फिर मैं वहाँ से शुरू हो गया। तो फिर चस्का मैंने कब डिवीजन लगा? लेवल फर्स्ट प्राइज लिया। फिर मैंने इस्लामाबाद पूरा जो एक फेडरल लेवल का था कॉन्टेस्ट मैट्रिक में, वो मैंने विन किया। देन फर्स्ट ईयर में F72 कॉलेज में गई, तो फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर 4 साल में इस्लामाबाद F72 कॉलेज से जब आप मागला में होती थी तो हम compete करते टकराया थे, करते थे, you know? हाँ, अक्सर तो उसमें। बस वो फिर चलते चलते फिर पाकिस्तान की बेस्ट डिबेटर का अवार्ड मुझे मिला जो 1998 का था। जबरदस्त। अच्छा, वैल्यू उस दिन से ही तय हो गया था कि मैंने टेलीविजन में आना है और जर्नलिस्ट बनना है और इस तरह से छा जाना है। मुझे उस मीडिया दिन से ही इंडस्ट्री पता के चल गया था कि गल्ला दा खटिया खावांगे। सही। अच्छा डिबेटर बनने के लिए सबसे बुनियादी चीज क्या चाहिए? क्या? औरत होना। क्या मतलब? बंदा जनानी हो तो बातें तो आ ही जाती हैं। ये आपकी बड़ा गलत बायस्ड फहमी है। किस्म का हाँ, कमेंट है वैसे। हाँ, ये आपकी गलत फहमी है। अभी आप देख लें, अल्लाह का शुक्र है आपको पता भी नहीं चला कि आपको बातें करते 250 साल हो गए। हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, इन्होंने याद दिलाया तो याद आया। और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज मैं आपको मिलवा रही हूँ आसमा शिराजी से, द वन वुमन जिसे मैं कह सकती हूँ कि माय फ्रेंड इन इंडस्ट्री। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं आसमा को देखती हूँ शो पे, इसलिए कि मुझे अपने पुराने वो दिन है वो याद आ जाते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑलवेज। अच्छा आसमा, म्यूजिक से भी कोई दिलचस्पी? बहुत ज्यादा आजकल वैसे भी जो आप पूछ रही थी ना, तो म्यूजिक भी मैं काफी सुन रही हूँ। अच्छा, किस तरह का ज्यादा? मुझे पसंद है सूफी एंड जो क्लासिकल। वैसे जो भी अच्छा म्यूजिक है वो मैं एंजॉय करती हूँ, मगर बेसिकली क्लासिकल, जैसे वो जो हम में तुम में करार था, वो आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ, गुलाम अली साहब का। अच्छा, तो कोई किसी के साथ करार रूठ गया है क्या? नहीं भाईजान ठीक ठाक है ना? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश है, बल्कि मेरे ये म्यूजिक clear को कर एंजॉय रहे हैं करते हैं। कि सूफी, आप म्यूजिक की बात कर रही हैं, भाईजान का नाम सूफी रखा हुआ है। देखो मुझे सूफी बहुत पसंद है। सही। अच्छा, आपको सूफी म्यूजिक पसंद है, तो हमारे जो आज के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं अच्छा। वो एक बड़े बाकमाल किस्म के सिंगर भी हैं। इनकी हालांकि हॉबी है लेकिन रॉक एंड पॉप बहुत अच्छा गाते हैं। और आज इसी जॉनरा में हमें सूफी म्यूजिक ही सुनाने जा रहे हैं। कलाम बुल्ले शाह, जनाब उस्मान मलिक। पढ़ पढ़ इल्म ते फाजिल हो, ते कदे अपने आप नूं पढ़िया ना हो। भज भज वड़ने मंदिर मसीती, ते कदे मन अपने विच पढ़िया ना।
कहते नफ्स पड़े नल लड़िया ना ओ बुले शाह आसमानी उड़दियां फड़ो ना ते जेड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ना ओ तेरे जिहा मैनू होर ना कोई तेरे जिहा मैनू होर ना कोई ढूंढा जंगल वेला रोही ढूंढा सारा जहां ढूंढा सारा जहां के वेड़े आवड़ मेरे आवे जान ना जा ओ ऐस इश्क दी जंगी विच मोर मुलंगा ऐस इश्क दी जंगी विच मोर मुलंगा सानू किबला ते काबा सोना यार दसिंदा सानू किबला ते काबा सोना यार दसिंदा सानू घायल करके मुड़ खबर ना लैया सानू घायल करके मुड़ खबर ना लैया सानू घायल करके मुड़ खबर ना लैया तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 तेरे इश्क में जो भी डूब गया उससे दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी डूब गया उससे दुनिया की लहरों से डरना क्या गहराई में जितना भी जाऊं गहराई में हो गहराई में जितना भी जाऊं तुझको पास में उतना ही पाऊं जैसे दरिया का पानी जीवन दे उससे दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी डूब गया उससे दुनिया की लहरों से डरना क्या वेरी टैलेंटेड उस्मान, आपको तो मेरा ख्याल है छोड़ देनी चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आ जाना चाहिए गाने में। जब इंजीनियरिंग भी और सिंगिंग भी दोनों चीजें छोड़ देनी चाहिए। क्यों भाई, उसकी आवाज अच्छी है। मुझे तो इसी तरह उन्होंने ये छुड़वाया। आप सहाफियों का काम ही क्या, हर काम में कीड़े निकालना है। मैं पहले बड़ा अच्छा सिंगर होता था। हाँ। एक कॉन्सर्ट पे गया हूँ, एक गाना गाया, अगलों ने वो गाना मेरे से 400 दफा दोबारा गवाया। आप पहले बहुत अच्छे सिंगर होते थे, फिर आप बहुत अच्छे कुछ और होते थे, फिर आप बहुत अच्छे कुछ होते थे, जब कुछ भी नहीं तो फिर आप बहुत अच्छे सहाफी बन गए। हाँ, एक गाना 400 दफा उन्होंने गवाया मुझसे। अच्छा, ये जो कहा कहते हैं आसमा के मतलब सहाफी जो है वो लोग होते हैं ज्यादातर जो कि बहुत सारा कुछ ना कर पाए तो फिर वो दूसरों पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं। इज दिस ट्रू? आजकल तो ऐसा ही है। सच्ची बात है कि बहुत
तनकीद का सामना करना पड़ा, और जाहिर है कि लोग देखते भी हैं। जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जिनके हाथ में कैमरा और उनके माइक और कैमरा है कि जिनको वाकई शायद कुछ और नहीं करना आता था तो इस प्रोफेशन में आ गए। हाँ। लेकिन इसके लिए बड़ी जान मारनी पड़ती है। इसीलिए आप हमारी फील्ड में देखें कि कम लोग हैं जो कि नीचे से ऊपर गए हैं। हाँ। मसलन बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जिनको अगर हम कहें ना कि एक खबर बना दें तो वो खबर नहीं बना पाएंगे, सही। और उनको खबर निकालनी नहीं आएगी। ऊपर से आए होंगे नीचे, जाहिर है वो एक, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर अब बैठे हैं तो अभी सीख लें कुछ। सही। क्योंकि सीखने का अमल तो हर उसमें प्रोफेशन में, अगर मतलब गाने वाला ये सोच ले कि मैं बस अब परफेक्ट हूँ तो वो अच्छा गा नहीं सकता। बिल्कुल सही। सहाफ़ी अगर ये सोच ले कि उसने बस एक दो खबर ब्रेक करके बस काम खत्म, तो ये हो नहीं सकता। अरे एक सवाल छोड़ते हुए ब्रेक की तरफ चलूंगी, वो ये कि एंकर से सीनियर एंकर बनने तक, और अब आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे भी आ रही हूँ, मैनेजमेंट में भी, उसमें साथ साथ ये सफर जो है, इसमें सबसे ज्यादा किस चीज ने आपको हेल्प की और आपकी कामयाबी का सीक्रेट जो है वो क्या रहा? उससे पहले हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज सुबह मिल रहे हैं आसमा शिराजी से, हमारी जबरदस्ती एंकर जर्नलिस्ट, जिनके प्रोग्राम आप देखते हैं, पसंद करते हैं, और उसके साथ साथ उस्मान मलिक मेरे साथ हैं जो कि हमें गाने सुना रहे हैं। और आप क्या कह रहे थे? आप सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर हैं जनाब। आप ठीक ठाक मेरा भी तो बता दिया करें कि अशरफ साफी आ गई हूँ आपकी तरफ। मैं भी इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। मैंने कोई आपके नलके थोड़ी ठीक करने हैं इधर। अच्छा, कुछ डिपार्टमेंट है जिनके साथ बरादरी लगता है, उनके साथ क्यों लगता है बरादरी? साफी बरादरी, हाँ, अकलीती बरादरी। हाँ हाँ, ये बरादरीज़म आपको पता है, हमारे यहाँ हर तरफ बरादरीज़म है, सियासत में भी बरादरीज़म है। नहीं, हमने कभी टीचर बरादरी नहीं सुनी, हमने कभी मतलब डॉक्टर बरादरी नहीं सुनी, सियासतदान बरादरी नहीं सुनी। हाँ, ये कुछ बरादरियां जो है बड़ी मजबूत है पाकिस्तान में, है ना? वाकई ये क्यों है आसमा? असल में उसकी वजह ये है कि सहाफत पे बहुत बुरा वक्त रहा है। अच्छा। किसी वक्त में मतलब माशाअल्लाह में एक पूरी रेजिस्टेंस है जो कि सहाफियों ने की है और दिखाई है, तो वो एक नाता बन जाता है और वो खुद को जोड़ता है। मुझे याद है जब जनरल मुशर्रफ ने बैन किया था और हाँ। मुझ पे भी पाबंदी थी, तो हम 72 दिन के लिए हमारा कोई काम ही नहीं होता था। हम सवेरे जाके कैंप में बैठते थे, शाम को उठ के आते थे वहां से, और जो हम फराज साहब की मुहासरा और वो पढ़ा करते। ये खातून के लिए ये सारी बागियाना किस्म की कार्रवाइयां करना जो है खासा मुश्किल एक फैसला है, और खास तौर पे पाकिस्तानी मुआशरे में। तो ये आपने कितनी आसानी से ले लिया, इसके पीछे क्या चीज? बस ये खून में है। मेरा ख्याल है कि मैं अगर ये हमारा अगर हम ये एक मिशन के तौर पे नहीं आते सहाफत में कि सच को सच कहना है और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, भले वो किसी भी जगह पे हो, भले वो किसानों के साथ हो रही हो या हमने पढ़ा चुके फैज साहब को और इन सब, तो एक इंस्पिरेशन ऑलरेडी वहां पे थी मौजूद। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो बगावत जो है उसको अब हम छोड़ नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। सही। घर में कभी बगावत का सोचा है? घर में बगावत का अभी तक वक्त, हाँ, अभी जब मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ तो पहले बेटे की दफा तो मेरा मियाँ तो मुंह उधर करके सो जाता था। तो अब मैंने कहा कि नहीं भाई, अब आपको मतलब आधा आधा जागना है मेरे साथ। सही। फिर भी जो बेस्ट स्लीप का टाइम होता है वो उनके पास ही होता है। हाँ। लेकिन ये भी मैंने कहा तो खैर साथ साथ चलना होता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी इसके अलावा कभी जरूरत नहीं पड़ी। अल्लाह ना करे कभी जरूरत नहीं पड़े। ये बड़े बड़े साफियों को तो ऑफर कर देते हैं ना, हमारे जैसों की तो इलाके का SHO पकड़ के टेंड भी कर देता है ना। अच्छा। हाँ, जब सख्ती के दिन आते हैं। नहीं, साफियों की टिंड भी होती है। उमर चीमा की हुई थी ना। हाँ जी, मेरी भी 2-3 दफा हुई है। इसीलिए आपके बाल अच्छे हैं। अच्छा आसमा, ये जैसे अभी जो आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया, जैसे कि मतलब खातून जब काम कर रही होती है और इस तरह का काम जिसमें कि उसका इंटेलेक्ट, जहन भी इस्तेमाल हो रहा है और साथ साथ उसमें काम भी, वर्किंग आवर्स भी हैं, कंपटीशन भी है और उसका एक फुल टाइम करियर भी है, तो उसके साथ घर की जिम्मेदारियां मुश्किल नहीं है? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। बैलेंसिंग बस ये है कि जैसे आपकी अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती, अगर आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं देता, शुक्र है कि मेरा हस्बैंड तो बहुत इस मामले में, क्योंकि वो खुद जर्नलिस्ट है, उसको पता है कि हमारी क्या मुसीबतें परेशानियां होती हैं। एंड अगर मैं ख्याल है वो सपोर्ट नहीं करता तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था हर तरह से, मॉरली और वैसे भी
मेरे प्रोफेशन के अंदर भी अगर मुदस्सिर की सपोर्ट नहीं होती तो मेरा अच्छा, ख्याल है एक कि ही मैं बिरादरी के दो लोग एक शादी के रिश्ते एक में छत हों, के हाँ, नीचे एक हैं। छत के नीचे हो तो एक न्याम में दो तलवारों का रहना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें मुकाबला तो चलता होगा आप हाँ इसमें जी, कौन दोनों आगे? एक दूसरे को ब्रेकिंग न्यूज सुनाने के लिए तरसते वही रहते ना, हैं। तो अब खबरों तो हमारे बच्चे हमें ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। हमारा बेटा जो है वो बाकायदा वो कल सेनेट इलेक्शन करवा रहा था घर में ना। अच्छा। सो जब सब वक्त घर में यही चल रहा होगा तो आपके बच्चे भी वही कुछ कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही, हाँ। इसीलिए सियासतदानों की जो मौरूसी सियासत की बात होती है वो मेरा ख्याल है वो भी देखते रहते इसका हैं। मतलब हमें मौरूसी एंकर भी नजर आना बिल्कुल, शुरू हो मौरूसी जाएंगे। सहाफत भी अब तो माशाल्लाह हमारे कई सीनियर सहाफी जो हैं उनके बच्चे जर्नलिज्म में हैं। तो मेरा ख्याल है कोई अब मुझे समझ आ रहा है कि ये मौरूसी सियासत और सहाफत क्या होती सही है। सही। अच्छा, लेकिन जो मैं पूछ रही थी कि बैलेंसिंग बोथ, कौन सी चीज है जिसमें ज्यादा टाइम लगता है, जो ज्यादा आपको मुश्किल लगती है आसमा? घर के हवाले घर से या या प्रोफेशन, करियर या घर? मुश्किल होता है जब आप अननेसेसरी कंपटीशन में होते हैं। एक गैर जरूरी लोग कहते हैं रेटिंग रेस, में कहती हूँ रेटिंग रेस है ये। एक गैर जरूरी एक उसमें फंसा दिया जाता है। मैं बहुत अरसा इसमें बहुत रही हूँ और मैंने आहिस्ता आहिस्ता इससे जान छुड़ाई, काफ़ी हद तक जान छुड़ाई। अब मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कितनी रेटिंग है क्या है। हाँ, उससे आपको अपने उसके ऊपर प्रोफेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर स्टोरी में जान है, मैं आपको हैरत की बात बताऊं कि जब मुझे ये अवार्ड मिला एथिकल जर्नलिज्म का एंड करेज का, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि मेरी तो कोई लॉबिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे कैसे। तो उन्होंने पूरा एक एक चीज़ उनको पता थी कि किस लम्हे के ऊपर मेरे बहुत से प्रोग्राम्स, मेरी बहुत सी कवरेजेस, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने थी। अच्छा। और उसको उन्होंने सामने रखते हुए इसको किया था। और ये वो वाहिद अवार्ड है जो किसी भी पाकिस्तानी को पहली बार मिला। इसमें औरत मर्द का तो है ही नहीं। अच्छा। और दुनिया में भी एक ही सहाफ़ी को मिलता है साल का। अच्छा। तो उसमें उन्होंने मतलब मुझे एक अच्छा लगा। और मेरा ख्याल है इसमें रब्बे परवरदिगार का सबसे बड़ा कमाल है और करम है जो नियतों के भेद जानता है। बिल्कुल सही। तो उसमें मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि हमने आपकी ये सारी देखने के बाद कि आपने बैलेंस कैसे किया है मामलात को, तब हमने आपको किया है। फिर करेज के ऊपर भी जैसे वॉर कवरेज थी या कॉन्फ्लिक्ट कवरेज मैंने की, या फिर मैं ज़लज़ला था, ये सारा, तो ये पूरा मेरे उसका उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। तो मैं बड़ी हैरान हुई। तो आपके कहीं ना कहीं लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे रजिस्टर कर रहे होते हैं। रजिस्टर कर रहे होते हैं जी। मुझे भी अवार्ड मिला अभी पिछले दिनों, बकवास तरीन रिपोर्टर ऑफ द ईयर। अच्छा, मिलना चाहिए था आपको, वेल डिजर्व। हाँ जी। वेल डिजर्व। अच्छा, आप आसमा, जो सवाल हम छोड़ के ब्रेक पे गए थे कि इस सारे सफर में कामयाबी का सीक्रेट क्या रहा? सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी और आपकी जो मतलब मैंने कभी गिव अप नहीं किया। शायद यही वजह है कि मतलब बहुत सारे माशाल्लाह मुझसे टैलेंटेड लोग होंगे हैं, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। और मैंने अपने ऊपर भरोसा ज़्यादा किया है बनिस्बत दूसरे लोगों के या दूसरे जो फोर्सेस होती हैं सही उनके। सही। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये एक चीज़ है। और मुझे अपने रब पे अपने होने से ज़्यादा यकीन है कि अगर आपके अंदर कुछ है और आपकी नीयत ठीक है तो वो आपको कभी लेट डाउन नहीं करता, वो रब्बे परवरदिगार। बिल्कुल। तो बस ये है कि वो कभी लेट डाउन नहीं करता किसी को। अगर आप किसी को लेट डाउन नहीं करते, वो आपको कभी नहीं। अच्छा, आप खुद जब प्रोग्राम किसी को देखती हैं तो उसको किस बेस पे रेट करती हैं? एक आपकी भी तो रेटिंग होती है ना, एक प्रोफेशनल की, जब वो अपने और मिलते जुलते प्रोग्राम्स देखते हैं तो आप किसको रेट किस वजह से कैसे करती हैं? फेयरनेस की वजह से। आपका जो लफ्ज़ निकलता है ना, वो खुद एक बहुत बड़ा लोगों को पैगाम दे रहा होता है और वो लोगों को बता रहा होता है कि कौन कितना फेयर है। हम जो स्टोरी लेते हैं, एक तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही। कंटेंट के अंदर आपकी अगर न्यूज़ सेंस नहीं है तो मैं न्यूज़ सेंस को ज़्यादा वैल्यू करती हूँ, क्योंकि हमारी ग्रूमिंग एज अ रिपोर्टर हुई हुई है और हम मरते दम तक रिपोर्टर ही होते हैं। तो मैं न्यूज़ सेंस के ऊपर और फेयरनेस के ऊपर। फेयरनेस होता है न्यूज़ सेंस में, अगर आप न्यूज़ दे रहे हैं तो वो एज इट इज़ होती है, उसमें एग्जैजरेशन नहीं होती। दूसरा, आप उसको बैलेंस कर रहे होते हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू को ले रहे होते हैं, उस खबर से जुड़ी हर चीज को ले रहे होते हैं। ठीक है। उसकी बुनियाद पे क्या फर्क पड़ता है? जैसे आप रिपोर्टिंग से फिर आपने प्रोग्राम एंकर करना शुरू किया, नाउ यू आर सीनियर एंकर, सो ये जो सफर है, ये सफर कितना जरूरी है और कितना हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट एंकर हैं और एंकर बहुत जबरदस्त है, बाकमाल है। मेरा ख्याल है कि ये इतना ज़रूरी है जैसे खाने पीने के लिए आपकी बचपन की सही ग़िज़ा। आपकी सही ग़िज़ा आपको बचपन में जब मिलती है तो फिर आप बड़े होके उसके मुताबिक पनपते हैं और आपकी बनावट ऐसी हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की हुई है तो आप एक अच्छे एंकर तो हो सकते हैं,
मगर आप एक अच्छे जर्नलिस्ट एंकर नहीं हो सकते। सही। तो जर्नलिस्ट एंकर और एंकर का कमाल जो है वो उसी तरह से है जिस तरह से मतलब लिखी हुई चीज तो कोई भी बोल सकता है, कान में बोल के कुछ भी कर सकता है, जो कि हमारे यहाँ हो रहा है। अक्सर होता अच्छी शक्ल और सूरत भले वो लड़कों की हो या लड़कियों की हो, उनको आप बना के बिठा सकते हैं, सही। लेकिन डेप्थ नहीं आती उसके अंदर। बिल्कुल सही। लोग अभी भी कामरान खान को क्यों सुनना पसंद करते हैं? क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट सही। हैं और वो खबर की एंगलिंग अपने हिसाब से करते हैं, किसी के हिसाब से नहीं करते। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रिपोर्टिंग है, आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि जो बात हो रही है उसमें खबर क्या है, खबरियत कितनी है, और आप उसको खुद ट्रीट नहीं कर रहे होंगे, आप उसको कुछ बेखबरी नहीं से कर ट्रीट सकते। कर रहे होंगे, एग्जैक्टली। तो फिर उस पे कुछ नहीं हो सकता। जनाब उस्मान साहब, कुछ और म्यूजिक के लिए आपकी तरफ आए, श्योर। क्या सुनाएंगे? एक और सॉन्ग सुना रहा हूँ, बेसिकली ये थॉट क्रिएट करने के लिए। ठीक है। बंदिया नाम है इसका। तो ਉਹ ਭੰਗ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਏ ਅੱਜ ਮੌਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਏ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਪਰ ਦੂਜੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਤੁੱਕਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿਤਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੰਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿਤਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਫਾਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਸਾਥ ਭਰੋਸੇ ਫਿਰਦੇ ਆਖਿਰ ਉਹ ਸਾ ਜਾਣੇ ਕਦ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਜ਼ ਮਕਾਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਏ वो बाप बड़ा ना भैया है वो सबसे बड़ा रुपया है नहीं अपनी जात नू तक दे पर दूजी जात दे तुक दे बंदे आ जान ले कितना गंदा हो गया है बंदे आ जान ले कितना गंदा हो गया है बंदे गुड, जबरदस्त। nice. अच्छा आसमा, हमारे यहाँ पर एक नया स्टाइल भी है हिजाब का, जो हमारी एक उन्होंने बांधा हुआ है, आपको ये कैसा लग रहा है? हाँ, आप उठ नहीं, के बहुत आइए जरा अच्छा यहाँ पे, आइए जरा आसमा के। वेरी नाइस। ये यहाँ पे बैठो जरा। हिजाब कम लग रहा है सर को दम दिया हुआ है। आप बल्कि खोल के चेक कर लें, हो सकता है बाल पक गए हों। जब मैं पहली दफा यूनिवर्सिटी पहन के आई थी तो ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स हियर सेड टू मी, तुम हरभजन सिंह लग रही हो, तुम ये क्या पहन के आ गई हो? बट आई स्टार्टेड हिजाब एंड आई कुड नॉट fix this up with in summers it's very difficult. अच्छा अच्छा, ये बहुत जो आसमा difficult आसमा, होता आपको नहीं गर्मी लगती फिर? लगती है मगर बहुत अब आदत हो गई अब आदत हो जाए। मैंने पहली दफा स्टार्ट किया तो मुझे नहीं इतना, एंड मुझे होता है कि व्हेन आई वेयर समथिंग आई वांट टू वेयर इट प्रॉपर्ली। या बरिशा के सर पे अगर हम आपसे कहें कि हमें बांध के बता दो बहुत कि ट्रिकी है। किस तरह से आपने ये बांधा है, हाँ ठीक है, And you want to keep it like this on your head, सही। ठीक है? And आप थोड़ा सा उस तरफ को मुंह कर लो कि वरिशा आपने कैमरे से ऐसे मुंह छुपाया हुआ है जैसे आप डर रही हो। अच्छा, और आपने इसको बिल्कुल ऊपर लेके आना है। इंस्टाग्राम या अगर आप डिफरेंट हिजाबीज ऑल ओवर इंटरनेशनली जो बहुत वेल नोन हिजाबीज हैं, अगर आप उनको देखें तो दे हैव बीन वेयरिंग दिस स्टाइल वेरी ऑफन, एंड इट इज बिकॉज ये अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है। अफ्रीकन वुमेन वेयर टर्बन्स ठीक है, since the start. This is something like this. You have to wear a bun, a proper bun underneath, सही। and then you just twist it like ठीक है, this. ठीक है, There's this Bahraini hijabi. Her name is Ashia. She wears this, and this is her signature style. So this goes something like this. सही। और पीछे से फिर आपने उसको So you just tuck it कर in. लिया। ग्रेट, वेरी सिंपल है ना। थैंक यू सो मच।
है ना, मैं ट्राई करूंगी आज जाके। बेटा आप दोनों जाके मोटरसाइकिल चलाओ बगैर हेलमेट के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप दोनों चलान के भी आने- नहीं होगा। सही। अच्छा आसमा, आपको कैसे ख्याल आया था हिजाब लेने का, और ये कैसे इत्तेफाक मेरा ख्याल है था? कि फरा आपको ज्यादा पता होगा, पहले तो मैं नहीं नहीं लेती लेती थी थी, जब हाँ। हम कॉलेज में थे। हाँ। लेकिन ये हुआ था कि बस एक दिन अचानक मैंने कहा यार ये दुपट्टा वो पट्टा, क्योंकि कॉलेज में एक दुपट्टा भी हम लेते थे ना जिसपे पिंक एंड पट्टी लगी होती थी, इसी पट्टियां तरह की, होती थी। हाँ। तो मैंने कहा यार इसको थोड़ा चेंज करते हैं, तो मैंने पट्टी उसकी बना ली और उसको एक दिन स्कार्फ को कर लिया। खैर मेरा रिलीजियस बैकग्राउंड है, मेरी अम्मी चादर लेती हैं और अभी भी लेती हैं, मेरी बहन खैर नहीं लेती बट मेरी अम्मी लेती थी, तो मुझे अच्छा लगता था खुद को ढांपना और ढकना और जो भी था। तो उसके बाद फिर जाहिर है कि वो फिर मैंने लेना शुरू कर दिया। फिर जब मैं मीडिया में आई तो वो फिर अब मेरा स्टाइल भी बन Signature गया बन है गया और है। मुझे अच्छा भी लगता है कि खुद को ढांप के रखे इंसान। सही सही। तो उसमें मजहब से ज्यादा मेरा ख्याल है मजहब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमारा मजहब कहता है कि अपने आप को, सर्टन हाँ, हद तक हाँ। कि आप करें, मगर उसमें कल्चर भी है। हाँ जी, हमारे यहाँ सर को ढांपना वैसे भी एक कल्चर है, कल्चर you know? हमारी मशर की रवायत है। बिल्कुल ये इंडियन पंजाब में भी जितनी सिख खवातीन है उन्होंने भी सर पे दुपट्टे इसी तरह लिए होते हैं जैसे हमारी औरतों ने लिए बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल, बल्कि राजस्थान में तो आप घूंघट भी यकीन निकाले करें होते हैं। बाकायदा घूंघट निकाला इतने होता है। इतने लंबे घूंघट और इसका कल्चर जाहिर है कि आपके मौसम आपके उसके साथ मिट्टी उसके साथ मिलके आता है। तो मेरा ख्याल है कि ये कल्चरल भी है, रिलीजियस भी है, बट आई ओन इट एंड यू नो। राजस्थान में तो इतने लंबे घूंघट होते हैं, लॉन्ग शॉट में दूर से देखे पता नहीं लगता ऊंट आ रहा है या जनानी आ रही है। आप जैसे लोगों के लिए उन्होंने रखे हुए हैं कि वो इतने लंबे लंबे घूंघट जो है वो डाल के फिरे, जो ये ताड़ने के चक्कर में रहते हैं कि ऊंट है कि जनानी है। लेकिन अगर राजस्थान पाकिस्तान में होता तो यहाँ फिर भी किसी ना किसी ने चाहे यूं करके ताड़ना पड़ता, ताड़ लेना था। हाँ जी, ये पाकिस्तानी सहाफी बड़े बाकमाल है ना। अच्छा ये जो नजर है सहाफी की, कहते हैं नजर, हाँ। ये क्या होता है? ये कोई आई फॉर न्यूज, ये क्या चीज है? ये 2+2 है और यही रिपोर्टिंग जो ट्रेनिंग होती है आपकी, आप ये स्किल है उसको आप उसके जरिए से डेवलप करते हैं। ये भी 2+2 है। मसलन हमारा काम शक से शुरू होता है, तो एक तो सहाफी बीवियां जो हैं वो ज्यादा खतरनाक होती हैं। इसका मतलब है भाईजान आधा दिन तो सफाइयां ही देते रहते होंगे। हाँ बिल्कुल देनी चाहिए उनको, नहीं क्यों नहीं देखो देनी आप- चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। वो यही कहते होंगे, नहीं देखो आसमा तुम हर जिसका बंदे कह को- रही हो मेरी बहन है। हर बंदे को अकाउंटेबल होना चाहिए अपने जो डीड्स हैं उनके। बस खामंद ही अकाउंटेबल है इस मुल्क में, और कोई नहीं अकाउंटेबल। ना कोई सियासतदान अकाउंटेबल है, ना सरकारी अफसर। आ जाके एक खामंद है, आधा दिन माँ उसकी अकाउंटेबिलिटी करती है, जो टाइम बच जाता है बीवी उनके लिए कितने से अच्छा, कितने ये से आप सूरत। सहाफी रोने रोके अब आप शोहराना रोना शुरू कर दिया आपने। अच्छा, क्योंकि आखिर वो शौहर भी होते हैं। हाँ। तो ये है कि मतलब वो जो हमारा काम और एक पुलिस का काम जो है वो मिलता जुलता है। पुलिस तहकीक करके वहाँ छोड़ देती है और हमें उसको आगे फिर बताना होता है। अब पुलिस वाले जूते मारते हैं, वो सहाफी सिर्फ ताने मारते हैं। वो क्राइम की तरफ होते हैं नेचुरली उनका, लेकिन हमारा हर एंगल जो है उस पे हमें शक, तो शक से बेसिकली हम शुरू करते हैं, उसके बाद हम ज्यूम करते हैं और उस इजम्पशन के ऊपर फिर तहकीक करते हैं। सही। कुछ लोग उस इजम्पशन को ही इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर जर्नलिस्ट है वो उस तहकीक के ऊपर जाता है और फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू और उसके हर पहलू को लेके फिर वो करता है। बिल्कुल। तो दिस इज, ये भी एक आर्ट है जो कि जाहिर है कि आपको ट्रेनिंग से आप आता है। अपना हाइपोथेसिस बिल्ड करके उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट जो आप डेवलप करते हैं, एविडेंस बिल्कुल, लेकिन वो हकायक के बगैर होगा तो वो खाली होगा, अगर हकायक के साथ होगा तो उसमें जान है। मैंने आज तक बगैर इन्वेस्टिगेशन के कोई खबर नहीं चलाई। एक होटल वाले थे, मुझे रोज कहते हैं हमारी खबर चलाओ, हमारा खाना बड़ा अच्छा है। मैं कहा पहले इन्वेस्टिगेशन करूंगा, 2 महीने वहां से फ्री रोटी खाई है, फिर खबर लगाई। चले, बिल्कुल सही। एक सालन उनका चेक की है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप जैसे बहुत सारे अगर चेक करने वाले आ जाए तो फिर क्या बात है हमारी, है ना। हम एक ब्रेक के लिए रुकने जा रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे बात करेंगे। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज सुबह हम मिल रहे हैं आसमा शिराजी से और आप देख रहे हैं उनके साथ साथ उस्मान मलिक के खूबसूरत से गाने एंजॉय कर रहे हैं। आसमा जी, इतने इधर लेला इंटरव्यू बना हुआ है ये। साफी। आप मेरा जिक्र ही नहीं करते, अशरफ साफी।
ना कम ना इजाफी, अशरफ सहाफी। क्या बात है। 3 टाइम सुबह उठ के पढ़ा करें ये। अच्छा, उससे क्या होगा? आपका शो हिट हो जाएगा, रेटिंग आपकी 16 पॉइंट से भी ऊपर चली जाएगी। अच्छा, वाकई? हाँ, बड़े लोग हिट हुए हैं मेरी वजह से। आसमा जी मेरी वो जो शागिर्द कल थी। ट्रक हिट हुआ था वो, हाँ? आसमा जी मेरी शागिर्द थी। सही सही अभी सही। इन्होंने कहा ना, हमारे एडिटर साहब ने हमें ये समझाया था बाहर दौरों तो पे आपका नहीं। जिक्र कर रही थी? हाँ, अच्छा। वो मैंने इसलिए मना किया था, मैं कहा बेटे मुझे कोई नहीं लेके जाता, खबरदार जो तुम भी गई तो। आसमा, इतने कमाल आपने इंटरव्यूज किए हुए, लेबनीज प्रेसिडेंट से किया हुआ है, हिजबुल्लाह कमांडर से। खतरनाक नहीं था हिजबुल्लाह कमांडर ये से तो जाके काफी मिलना? वो था, थ्रिल थी इसमें, क्योंकि हम जब वॉर कवर करने में गई लेबनान, तो सीरिया के जरिए से हमने जाना था। तो हम जब सीरिया गए तो वहाँ पे जनाब ज़ैनब के रोज़े पे मैं गई, तो वहाँ पे एक साहब मुझे मिले, तो मुझे कहने लगे कि आप पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे वो आई हुई हैं करने के लिए कवर, तो आप कोई बड़ा तो आपको चाहिए होगा। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो उन्होंने कहा वो तो वहाँ पे आप जाएं फलानी जगह लबनान में, वहाँ पे इस बंदे से कांटेक्ट करें, आपको कोई ना कोई इंटरव्यू मिल जाएगा। खैर वो मैंने कॉल किया, लकीली लग गया। मैं खैर लक ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो उन्होंने कहा कि वो मुश्किल है, हम 2 दिन बताएंगे, 1 दिन। तो आधे पौने दिन के बाद उनकी कॉल आ गई कि आप हमें, फिर आंखों पे पट्टी बांध के ले जाया गया, फिर हमने इंटरव्यू किया, फिर हमने उसको ये शो किया कि हम बिल्कुल जाहिर है कि उन्होंने हमें कहा कि हमारी जगह मत बताइएगा, तो फिर हम जो बैरूत का सेंट्रल प्लेस थी उनकी, जो पार्लियामेंट थी, उसके बाहर आके हमने फिर इंटरव्यू दिया। बहरहाल वो एक बड़ा लंबा, लेकिन ये कि वो खबर उस वक्त चूंकि हिजबुल्लाह के लोग मिल नहीं रहे थे, तो वो खबर जो है वो तकरीबन सारे इंटरनेशनल मीडिया ने ब्रेक की उस वक्त। तो वो भी था। फिर बाल ठाकरे को बाल किया। ठाकरे के साथ कैसा रहा? बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब बाल ठाकरे, मैं वैसे वाहिद पाकिस्तानी सहाफ़ी हूँ जिसने इंटरव्यू किया है उनका अब तक, तो वाकई बहुत उनका, लेकिन हर इंसान भी है वो, क्या उतने जितने वो रवैये उनके नजर आते हैं और बयानात नजर आते हैं। बिल्कुल वो अच्छा, लेकिन मैं मजे की बात बताऊं कि जो आपकी ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती है उससे आप लोगों का अंदाजा लगाते हैं कि कैसा है। तो मैं जब बॉम्बे गई 2004 में इलेक्शन कवर करने, तो वहाँ पे एक मैं वैसे ही बड़ी अजीब सी थी, क्योंकि एक पाकिस्तानी लड़की आई हुई है और वो इलेक्शंस कवर कर रही है और मीडिया बड़ा हाईलाइट कर रहा था, बहुत से लोगों ने इंटरव्यूज भी किए। और तो बाल ठाकरे को बड़ी मुश्किल से हमने पकड़ा। उनके बेटे को हम फोन करते रहे, उदय ठाकरे को, और वो सारा उदय की वजह से फिर हमें टाइम मिला। तो बाल ठाकरे एक ऐसी गली में रहते हैं जिसको कहते थे फनकार गली, यानी अब तो उनकी डेथ हो गई। उनका घर था फनकार गली में। तो फनकार गली जो थी उसमें कोई 3.5 मरले का उनका घर था। अच्छा, तो वहां पे जितना तंग नजर थी उतना तंग दिल था, उतना ही तंग मकान। लेकिन वो कार्टूनिस्ट बड़े जबरदस्त थे। बेसिकली वो कार्टूनिस्ट थे। तो उनसे जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई, उनको भी पाकिस्तान के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस थी। वो नफरत तो जाहिर है उनकी थी, हम जानते हैं सभी। और फिर वो जाहिर है इंटरव्यू किया और वो सारा, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे वो हम्बल लगे बहुत। अच्छा, ठीक। यानी एक डिफरेंट बाल ठाकरे था जो कि स्टेटमेंट्स देता है और वो करता है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट वो था। लेकिन बहरहाल वो जाहिर है कि उनकी जो पाकिस्तान के हवाले से नफरत और वो सारी थी, वो तो वाजे थी और रही है। फिर ये था कि उनके मनोहर जोशी साहब को किया, एल.के. अडवाणी साहब को इंटरव्यू किया, सलमान खुर्शीद उनके जो ऑल दिस पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस, इनसे मिलना, बात करना लर्निंग है। मैं हर जिससे भी मिलती हूँ ना फरा, उसकी कोई ना कोई पॉजिटिविटी ज़रूर मुझे नज़र आती है, उसकी शख्सियत के अंदर कोई मुस्बत चीज़। सही। एक वो पहलू होता है जो कि सब जानते होते हैं, एक वो पहलू होता है जो मुख्तलिफ लोगों की नज़रों से छुपा हुआ होता है। तो हमारा काम तो बेसिकली उसको करना होता है। तो मैं उनसे फिर लर्न करती हूँ। सही। मुस्बत चीज़ों से ज़्यादा मैं लर्न करती हूँ। तो मुझे तो हर शख्सियत के अंदर कुछ ना कुछ किससे क्या चीज़ ऐसी सीखी है जो आप कहती हैं भाई वाह क्या बात है, इस ये जो बात सीखने को मिल गई ना। हालांकि बाज़ औक़ात अनकॉन्शियस लर्निंग होती है हमारी, हम कोई सबक नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो कि आप शेयर करना चाहें व्यूअर के साथ, समथिंग व्हिच यू लर्न जस्ट बाय चांस बाय मीटिंग समबडी या इंटरव्यूइंग समबडी। मैंने वही बात है कि थोड़ा थोड़ा सबसे लिया हुआ है। अच्छा। मैं मोहतरमा से कभी नहीं मिली, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, लेकिन मैंने उनको पढ़ा बहुत है। उनकी बुक्स मैंने पढ़ी हैं। उनकी बुक जो डॉटर ऑफ द ईस्ट तो मैंने बहुत दफ़ा पढ़ ली है। मैंने जो उनसे सीखी है, एक तो वो वही गिव अप नहीं करना एंड अपने आप को मजबूत रखना है। वो एक चीज़ जो है मैंने उनसे सीखी है। मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे, फ़ोन पे मैंने बीपर किए उनकी, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हुई। मेरी वो ख्वाहिश जो कि इंटरव्यू की थी वो वाहिद बीबी के साथ थी कि जो नहीं पूरी हो सकी अब तक पाकिस्तानी सियासतदानों में। सबको इंटरव्यू किया ऑलमोस्ट। एंड यू लाइक द मोस्ट अमंग ऑल?
Yes, जिनको आप पसंद करती हैं पाकिस्तानी सियासतदानों में कि यार ये बंदा जो है ना, ये इसका विजडम, विजन या सियासी जो कुछ एक कहना चाहिए भुट्टो बसादत। साहब को भी बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा भी है और मैंने उनसे उनकी किताबों और उनसे फिर जाहिर है कायदे आज़म को तो हम सभी करते हैं, कायदे आज़म को बहुत ज़्यादा। अभी आजकल के लोग जिनसे आप मुसलसल मिल रही होती हैं और मुख्तलिफ सियासी प्रोग्रामों में उनके तबसरे राय आ रही होती हैं, जो आप समझती हैं कि कोई ऐसा बंदा जो आपको हमेशा एक ऐसी राय देता है जो कि बड़ी मुदल्लिल होती है, बड़ी माकूल होती है, बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स होती है। अभी बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग हैं, कोई एक नहीं है कि जिनसे मैं मसलन पीटीआई में शफकत महमूद साहब से बेहतर कोई नहीं है, पीएमएलएन में साद रफीक साहब हैं, परवेज रशीद साहब हैं, पीटीआई के अंदर ये मैंने आपको बताया, फिर पीपल्स पार्टी के अंदर रजा रब्बानी, एतजाज एहसन है, शहरी रहमान जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो बहुत सारे ऐसे कायरा साहब हैं, बहुत से लोग हैं जिनसे के मिलके तो आपको कोई नई चीज़ लगती है। अच्छा, फिर इनमें इनके अंदर भी एक जर्नलिस्ट होता है, हर सियासतदान के अंदर भी एक जर्नलिस्ट है और वो खबर को अपने अंदाज में बताता है, लेकिन वो बता देता है। सही। अच्छा, सियासतदानों में भी जिसको खबर का पता है ना, वो उसकी ज्यादा जर्नलिस्टों के साथ बनती है और जर्नलिस्ट उसको ज्यादा ग्रेड करते हैं कि इनको ज्यादा पता होता है। सही। मेरी हमेशा उन लोगों से अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बनी है जो पढ़ने लिखने के शौकीन हैं। मौला बख्श चांडियो साहब बहुत अच्छा, वो उनकी किताबें भी हैं और वो पढ़ते हैं, मैं उनसे भी बड़ी इंस्पिरेशन लेती हूँ। अरे इस फील्ड का एक और साइड भी है ना, जिसमें आपको सोशलाइज भी करना होता है, लोगों से मिलना भी होता है, कांटेक्ट भी करना होता है, रखना भी होता है, मेंटेन भी करना होता है। इस मामलात में कैसे आप चलती हैं और किस तरह से इसको देखती हैं, जॉब की साइड को? फरा, मैं बड़ी सादी सी और पेंडू सी औरत हूँ बेसिकली। मेरे अंदर वो बचपन की जो एक गांव की जो मेरी माहौल हुआ है ना, मैं उससे निकल नहीं पाई, मैं निकलना भी नहीं चाहती, क्योंकि बड़े मुखलिस लोग होते हैं और बड़े अच्छे लोग होते हैं। हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री के अंदर शोबिज़ बहुत ज़्यादा अब हो गया है और जाहिर है कि उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं बहुत ही कम, मेरे गिने चुने लोग हैं जिनसे मैं मिलती हूँ। मैंने अपने जर्नलिस्टों में जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे मैंने बहुत सीखा है, कुछ जो हैं जो हमसे बहुत सीनियर हैं उनके साथ मेरा राब्ता है, जिससे मैं सीख सकती हूँ, जिसके साथ जो मुझे लगता है मेरे जैसे हैं उनके साथ मैं मिलती हूँ। और जो मुझे लगता है कि बस सोशलाइजिंग है और लोगों से मिलना जरूरी है, ये मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है। ये होती है प्रोफेशनल जेलसी। इन्होंने सब का जिक्र किया है, अशरफ साफी का जिक्र नहीं किया। कितनी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं। पेडिस्टल फैन ठीक करना किसने सिखाया आपको? नहीं, आप ही ने सिखाया। मैंने। घर की मोटर ठीक करनी, इसीलिए ये उस वक्त से फैन बने हुए हैं। और मेरा बड़ा तजर्बा जी, ये मैं पेन साइकिल मेरी को बात पैंचर सुने, ये हर सहाफी के लिए जरूरी है कि वो पेन और ये एक गोद में रख के बैठा हो जिसपे उसको कुछ भी ना लिखना हो? मैं इससे खबरें तो नहीं लिखता हूँ। तो फिर क्या वो लिखते जो हैं? घर सौदा लेके जाना उसकी लिस्ट है हाथ में। सही, बिल्कुल सही। वो सारा दिन इकट्ठा करना है, हर दुकानदार से जाके ब्लैकमेल करके 2-2 किलो चीजें लेके घर पहुंचना है। सही। अच्छा, ये जो एक रिपोर्ट हमारी, ये जो एक तबका है, ये भी तो जर्नलिस्ट ही है ना, जो बहुत निचले लेवल पे काम कर रहे होते हैं शायद, और उनको बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। अब कहते हैं कि न्यूज एंकर्स जो हैं वो बड़े पैसे लेना शुरू हो गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से कुछ लोग बड़े अच्छे पैकेजेस पे चले गए हैं, लेकिन इंडस्ट्री के वो लोग जो कि बड़े बड़े अरसे से हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनके हमारा हालात तो नहीं। बेड़ा बिल्कुल गर्क ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर कोई तो कहते हैं कम पैसे लेना, एक पैसे ना मिलना, यानी तनख्वाहों का इतना बड़ा इशू है हमारी इंडस्ट्री के अंदर कि टेलीविजन हो या प्रिंट मीडिया हो। ये बिल्कुल सही बात जो ये आइडेंटिफाई करें, ये बड़ी, हालांकि ये हल्के फुल्के अंदाज में करें, लेकिन ये बड़े गंभीर मसाइल हैं कि हमारे लोगों को वक्त 2-2 महीने 3-3 महीने गुजर जाते हैं, तनख्वाहें नहीं मिलती। तो मीडिया अपने इन लोगों के लिए क्यों नहीं आवाज उठाता और क्यों नहीं उनके लिए बात करता? उठाते बाकी तो हैं। हर एक जगह पे नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे सारे चुप रहते हैं। सारे चुप। आपको एक सच्ची बात बताऊं, ब्रादरीज़म अब यही रह गया सिर्फ। मैं एक अखबार में नौकरी के लिए गया हूं तो एडिटर मुझे क्या कहता है? क्या कहता ठीक है, कल से नौकरी पे आ जाना, ये बताओ मुझे महीने की तनख्वाह क्या दोगे? उल्टा मुझसे कह रहा है कि मुझे क्या दोगे? हाँ, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। हमारे बड़े 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 नाम हैं, बड़े बड़े सहाफी हैं और उनकी जिंदगी जैसे थी आज भी वैसी ही है। क्या सहाफी के लिए पाकिस्तान जो है दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में सरफहरिस्त है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या वो फरा खतरात उसका- हैं जिनका सामना कि आप समझती हो कि सहाफी को या एज जर्नलिस्ट, न्यूज जर्नलिस्ट आप समझती है न्यूज एंकर करना पड़ता है, जिनको आप शेयर करना चाहोगी व्यूअर के साथ? ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश
आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज सुबह हम मिल रहे हैं आसमा शिराजी से, हमारी जबरदस्ती न्यूज एंकर और जर्नलिस्ट जो आज हमारे साथ मेहमान हैं। मैंने पूछा क्या वाकई पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में सर फहरिस्त होना चाहिए जहाँ सहाफ़ियों की जान को बड़ा खतरा है? बिल्कुल है। और जितने चैलेंजेस इस वक्त सहाफ़ियों को हैं, मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं नहीं क्या है। कभी आपको भी कोई थ्रेट्स, कोई इस तरह के खतरात का सामना करना बहुत ज़्यादा। आपको पता है जनरल मुशर्रफ के ज़माने से जब बैन हुए उसके बाद से अब तक बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, और बीच में पूरा तालिबानाइजेशन का, और फिर बहुत कम लोग हैं जो बड़े वोकल हैं टेररिज्म के खिलाफ और तालिबानाइजेशन के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ इस मुल्क के अंदर। तो जाहिर है कि आप समझ सकती हैं कि उस हिसाब से कितनी थ्रेट्स तो रहती डर हैं। खौफ का एलिमेंट कभी होता है कि डर लगता हो कि डरना, मैं वही बात, कुछ चीज़ फितरत में होती है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आपकी फितरत में ये आ जाए। सही? तो यानी- कभी कभी ये सोचा है कि आप सियासत में आ जाओ? नहीं, कभी नहीं सोचा, सही। कभी भी नहीं सोचा। क्यों ना, डरने इसलिए वाला कि ना अल्लाह ने बिकने इतनी वाला। इज्जत दी है, खराब करने की क्या जरूरत है? अच्छा आसमा, साथियों आपके लिए को जो मैडम सबसे बड़ा खतरा है ना आजकल, वो स्वाइन फ्लू से है। कैसे? वो तो आ रही है ना, हर को है तरफ भाई, से वो आ तो रही है। फनकारों को है, आप जरा बच के रहें। सहाफियों को सबसे बड़ा खतरा जो है वो ताकत के नशे से है। हाँ, सही बात। वो जब इस नशे का शिकार हो जाते हैं तो फिर वो मुश्किल। आवाज जो है आप सुनिएगा और उस आवाज पे आपने जज करना है कि ये कौन है। कोई ठीक है, जनानी रुक और गए गोली यहाँ थले पे। आई है। ये किस उम्र की खातून है? ये 50 प्लस की, 50 प्लस की? हाँ। कुछ और आप अंदाजा लगा सकते है हो? जनानी और हाथ इसका दरवाजे में आया हुआ है। नहीं, ये बल्कि ऐसे लग रहा था कि मर्द ये है कोई बंदा उन्हें गैस मैं बड़ी बुरी हूँ इस मामले में बड़ी बुरी हूँ। चलो जी आप सामने आ जाओ, चेहरा दिखाओ। हाँ, मैं कही थी ना मत ओ थैंक यू। मैंने कहा था ना कोई मर्द है, जैसे कुछ हल्का सा मैंने कहा था। हाँ, देखा? कुछ लोग हमको हमी आखिर से तो चुरा मर्द- लो बेटे, अपने आप को बिल्ली से छुपा लो। अच्छा है यार, अच्छा है। अच्छा आसमा, कितना दिल चाहता है कि अगले जन्म में अगर ऑप्शन मिले तो मर्द बनना है? बिल्कुल नहीं दिल चाहता। मैं तो कहती हूँ कि मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है, अल्लाह ताला ने मुझे औरत पैदा किया है, सर, सिर्फ जितनी- एक माँ बनाया है, एक बेटी बनाया है, एक दिल को राहत देने वाली शायद बीवी बनाया है। अगर ये सच है तो अगर मियाँ से पूछना पड़ेगा तो जितनी ये तो बड़ा बहुत, ये मर्द तो नहीं कर सकते ये काम। जितनी लग्जरीज इस मुल्क में खवातीन को हासिल है, कौन पागल खातून होगी जो मतलब कौन सी luxuries? नहीं नहीं, ये सबसे बड़ी लग्जरी ये है कि किसी खातून की कोई बीवी नहीं होती। अच्छा, तो जो शौहर होता है वो शौहर होते हैं, वो उसको बताए। ये तो आप इस शौहर- मुल्क की औरत से पूछें कि वो उसके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है औरत होना और कितनी बड़ी ब्लेसिंग नहीं है। शौहर जो होता है ना, वो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, ना फायदा ना नुकसान। अच्छा ऐसे ये ठंडा स्टेटमेंट मठा कौन सा दे रहा फिर- है? ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है? अशरफ साफी। ये स्टेटमेंट खुद एक शौहर दे रहा है, हाँ? तो फिर ये हम जानिबदार सहाफत तो नहीं कर सकते ना? मैं घर में होता हूँ ना, तो मेरी जनानी को इतना वजन भी नहीं होता है कि कोई बंदा है घर में, या कोई ये मूड़ा पड़ा है या कुर्सी पड़ी है। जाहिर है। और जितनी मेरी घर में क्लास, ये जितनी आप बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पे बोल रहे हैं, घर में भी ऐसे ही बोलते हैं? बोलती बंद है। यार अगली दफा इनकी बेगम को कॉल पे ही ले लो साथ। हाँ ये ऐसे मर्द जो है ना, अशरफ सहाफी तो बड़े हमारे वाकई अच्छे मियाँ होंगे, ये ऐसे ही कहते रहते हैं जी हम तो बीवियों से बड़े बड़ा डरते डरते हैं। हैं। ये नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और जो लोग ऐसे कह रहे होते हैं ना, हाँ। वो दरअसल वही ज्यादा वो होते हैं जो ना डरते हैं ना। बिल्कुल, मर्जी उन्हीं की होती है, चीजें उन्हीं की चल रही होती है। हमारी क्या मर्जी होती है? आप जो मर्जी जनाजा देखें, ये किसका जनाजा, ये रशीद का, ये हनीफ का। कभी किसी ने कहा कि जी ये जनाजा नबीला का है, ये राशिदा का है। खातून को जरा एहतराम के साथ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना साथ में, कहते हैं हमारी वालदा का है हाँ। या नहीं। हमारी बहन का है, मरती नहीं या है, हमारी जनानियां नहीं मरती। और बिल्कुल नहीं मरती, फरिश्तों को धोखा देती हैं, सारा दिन मेकअप करके फिर रही होती है, रात आपके को ऊपर फरिश्ता अगर कोई आता है, मुंह धो के खातून सोई होती हूँ, वो समझता आज कोई तक और आप है। पे अगर कोई खातून नहीं मरी तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मरती नहीं है। खातून बहुत मरती हैं और बाज़ औक़ात बेमौत भी मरती हैं। सही बात है, सही बात है। अच्छा जी, हम अब आ जाते हैं उस्मान की तरफ। उस्मान जी, आपको एक और जी, जबरदस्त जी, सा जी। म्यूजिक आइटम जबरदस्त, सुनाते हैं। बिल्कुल।
से जो मैंने करी है, तू जो मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। आसमां मिला जमीन को मेरी यादें आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा जीना तेरे बिना हमदम। बहुत आगे। अच्छा, न्यूज एंकर्स जो हैं आसमा जी, शिफ्ट इतना स्विच क्यों करते हैं एक चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे से तीसरे? शायद मुझे देख के कह रही हैं आप। नहीं, बाकी सब भी तकरीबन सभी लोग बहुत तेजी से हमें अच्छा, आज एक स्क्रीन पे होते हैं, कल दूसरी पे होते हैं। अच्छा, ये एक चीज है जो सियासतदान कहते हैं कि फिर हम में और आप में क्या फर्क है। हाँ। तो उनका एक बड़ा गलत कमेंट करते हैं, इसलिए कि वो एक नजरिए से वाबस्ता है, हम अपने प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। ठीक है। हमें जहां लगेगा कि हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं वहां पे स्विच कर देंगे। हाँ, बहुत से लोगों के लिए मॉनिटरी जो बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि इस स्टेज पे जितने भी एंकर्स हैं जो स्विच करते हैं, जो नहीं करते, उनके लिए मॉनिटरी बेनिफिट हर जगह एक सा ही है, इसलिए उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सही। जहां पे आपको ज्यादा अपने प्रोफेशन में एक्सेल करने का मौका मिले, मैं तो इसलिए ज्यादा मैंने स्विच किया है। जहां मुझे लगता है कि अब मैं स्टैग्नेंट हो गई हूँ और मेरी बात समझ में नहीं आ रही इदारे को, तो फिर मैं स्विच कर जाती हूँ। सही। यही हूँ। फैसले लेना एक मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम आपने कब सीखा था? देखिए, बचपन से मैं इंडिपेंडेंट थी। अच्छा, वजह उसकी क्या रही? मेरे मतलब- वालिद अल्लाह बख्शे, मतलब उन चंद वालिदैन में से मेरे वालिद एक थे जो कि बेटियों को बहुत एहतराम, प्यार तो सभी देते हैं, एहतराम देना जिसे कहते हैं, और उन्होंने टोटली हम पे, मतलब मुझे याद है अच्छे तरीके से कि जब मैंने रेडियो पे पहली दफा प्रोग्राम किया तो मैं एक चेक लेके आई, जब चेक आया तो मेरे अब्बू ने कहा कि आप खुद जाके बैंक जमा करवाओ, तुम्हें पता होना चाहिए कि बैंक में क्या होता है और क्या नहीं। रेडियो जाने का इंडिपेंडेंट फैसला था, मैंने कन्विंस किया, वो मान नहीं रहे थे अब्बू मेरे, लेकिन मनवाया उनको, यू नो। तो ये बचपन से आपके अंदर होता है, आपको थोड़ी करेज शो करनी पड़ती है, और आपको सही अपने अंदर पहले डिबेट करनी पड़ती है कि आप गलत तो नहीं, आप सही हैं, ताकि आपको दूसरे को कन्विंस करने में आसानी हो। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हैं कि आप जो करने जा रहे हैं वो सही है, तो आप दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं। तो हमारे घर में हमेशा डिबेट होती थी, लॉजिक या मान लो या मनवा लो, ये वाली बात होती थी। तो मैं अक्सर मनवा लेती थी। मेरी अम्मी कहती हैं ये जो कि डिबेटर थी तो इसलिए, लेकिन मैं कन्विंस करती थी कि जो मैं करने जा रही हूँ मैं क्यों करने जा रही हूँ, और मेरे पास उसकी क्या रीजन है। मियाँ भी उतनी आसानी से मान जाते हैं जितने अब्बा मान जाते थे? मैं अक्सर मियाँ की बात मानती हूँ, आपको हैरत होगी, इसलिए कि मुदस्सर जो है वो बहुत खामोश रहता है, उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। सही। और वो बड़ा लॉजिकल है। वो सारे एस्पेक्ट्स देख रहा होता है जो कि मैं महदूद जहाँ हो जाती हूँ। तो इसलिए, और दूसरा मैं ये क्लेम करती हूँ, और वो भी हम दोनों ही, कि मुदस्सर मेरे कहे बगैर मुझे जान जाता है और मैं उसको पूछे बगैर उसको बता दे सकती हूँ कि क्या है। ये इतनी जबरदस्त किस्म की अंडरस्टैंडिंग, और ये फ्रेंडशिप की वजह से है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मोहब्बतों में ऐसा होता है, मोहब्बतों में एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, मगर जब आपकी दोस्ती होती है तो आप उस दोस्ती के साथ चल रहे होते हैं। तो इसलिए हमारी लड़ाई भी अगर होती है तो हमारे दोस्तों में लड़ाई होती है, लोग हंस रहे होते हैं यार ये लड़ाई है। तो इसलिए हम अब आज तक दोस्तों की तरह है बिल्कुल, और ये वो वजह है कि जिसकी बुनियाद पे। कौन सा खाना सबसे अच्छा बनाती हैं? क्या चीज है जो कि तवा आपकी कीमा। मशहूर? अच्छा। हाँ, तवा कीमा मैं अच्छा बनाती हूँ। वैसे मैं जो भी बनाती हूँ मैं ठीक बना लेती हूँ। और कितना रहता है तजर्बा खाने पकाने का और किचन में जाने का और बनाने का फैमिली के बीच लिए? में तो बहुत ज्यादा रहा है, अब थोड़ा सा कम हो गया है। अब कुक बहुत अच्छा है तो इसलिए अब थोड़ा कम हो गया है। बीच में मैंने काफी खुद कुकिंग की है, क्योंकि जब मैं जॉब ऑफिस भी जाती थी तो अक्सर मैं दोपहर को खुद हांडी बना के जाती थी। ये भी तो हमने एक सिलसिला शुरू किया है ना, हर न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। हाँ जी, हर न्यूज। वो भैंस कॉलोनी में भैंस गिर गई, हाँ। और फिर वो पता नहीं क्या निकाल ली उसको गई। निकाल रहे हैं और लाइव कैमरे लगे हुए हैं वो सारा।
बहुत सारे अलमिये हमारी सहाफत के साथ हो रहे हैं, मगर मैं बड़ी होपफुल भी हूँ, ऑप्टिमिस्ट भी हूँ। एक वक्त आएगा जब लोग जो है और वो आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह जब बोल आएगा तो और लोगों को पता चल जाएगा कि जहां वाकई न्यूज की वैल्यू होगी और खबर को खबर की बुनियाद पे लिया जाएगा, सनसनीखेजियत उसमें नहीं होगी। ग्रेट, वंडरफुल हैविंग यू आसमा एज ऑलवेज। और आप इंस्पिरेशनल है बहुत सारे लोगों के लिए जो इस करियर में आना चाहिए। So, एक छोटी सी टिप देते हुए कि वो क्या करें कि वो भी कामयाब रहें जब वो जर्नलिस्टिक करियर या सहाफती या मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एज एंकर आना चाहें, तो आप क्या टिप्स उनको देंगे? खुद पे भरोसा रखें। और हम तो सीखते थे, मतलब मेरे वालिद कहते थे कि तुम इशरत फातिमा की तरह खबरें पढ़ के सुनाओ तो मैं तुम्हें मानूं। तो मैं फिर शीशे के सामने खड़ी होके पढ़ती थी और मेरा तलफ़ुज़ बहुत गलत था पहले, तो मैंने अपना तलफ़ुज़ खुद से ठीक किया था शीशे के सामने। सही। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप अगर ये ठान ले कि आपने करना है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और यही एक टिप है। बिल्कुल सही। वो कुछ बच्चे जिन्होंने के पार्टिसिपेट किया है हमारे साथ, उनको जाएंगे खूबसूरत से गिफ्ट्स। वरिशा आप दीजिए। एक तो वो जिन्होंने फीमेल आवाज निकाली, क्या मर्दाना आवाज भी इतनी ही निकालते हैं? वैसे मैं पहचान गई थी कि मर्दाना आवाज है। अब बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के आने का भी। और उस्मान मलिक से आप भी। मैं जरा अपनी क्लोजिंग दे दूं। नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं ए न्यूज। मैं हूं आपका नुमाइंदा अशरफ सहाफी। इस वक्त हम मॉर्निंग विद फरा के सेट पे हैं। दो खवातीन पिछले पौने 2000 साल से गुफ्तगू कर रही हैं आपस में, और यहाँ पर 4-5 मर्द हैं जो इनकी बातें सुन सुन के हलाल होने वाले हैं। हम वैसे 10-15 साल 15-20 साल से एक दूसरे को जानते हैं। अभी हमने वो बातें नहीं की इसमें जो हमारा हम कोई जानते। कसूर है? और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड हर फॉर हर स्किल्स एंड सेम हियर, टैलेंट। सेम। फरा मेरा ख्याल है अगर मैं ये बात ऑन एयर नहीं कहूंगी तो ये बहुत ज्यादती हो जाएगी, कि जिस तरह से आपने अपनी ग्रेस और अपने इल्म, अपने मुताले के साथ इस प्रोग्राम को जारी रखा है, मेरा ख्याल है कि इट्स वंडरफुल। थैंक यू सो और मच। अल्लाह करे आपको और ज्यादा तरक्की करने दें। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। ये मेरा ख्याल है क्लोजिंग की वजह से पहली दफा तालियां जो है वो बहुत जान से बजी हैं। सो इजाजत देने का वक्त, लेकिन उस्मान आप हमें एक अच्छा सा कोई म्यूजिक जो है वो सुनाएंगे, शेयर करेंगे। दुआ यही होगी मेरी हमेशा आप सबके लिए, हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मिलेंगे इंशाल्लाह कल फिर। रखिएगा अपना ख्याल एंड मेनी थैंक्स टू यू आसमा। शुक्रिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। आई एम ऑनर्ड। अल्लाह हाफिज। तन्हाई के सफर में चलना सबर से, कोई ना नजर में। हाँ, जब ख्वाबों में छोड़ जाए सोचों को निभाना पाए दिन, वो याद आए ना। खता हो गई, सजा हो गई, पुराने दिन याद आए ना। दुनिया के इस शोर में सीखा ये बर के होती जिंदगी क्या। मैं डूब रहा, बचाना मुझे बचाना। मैं डूब रहा, बचाना मुझे बचाना। जगमगाती हुई रात ये लपे शिकायतें, कोई नहीं मुझको सुन रहा। वो डलता दिन मजबूर है, मंजिल जरा दूर है, बुझ रहा उम्मीदों का चरा। खता हो गई, सजा हो गई, पुराने दिन याद आए ना। दुनिया के इस शोर में सीखा ये बर के होती जिंदगी क्या। मैं डूब रहा, बचाना मुझे बचाना। मैं डूब रहा, बचाना।